अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज उपस्थित हुआ हूँ एक जन सरोकार के विषय पर। भारत में गोवंश की उपेक्षा और एक बहुत बड़ा कारण उभर कर आया है अन्ना प्रथा। अन्ना प्रथा के विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी है। ये एक ऐसा दर्द है जो झेलते हैं वही जानते हैं। बाकी जो अपने घरों में रह रहे हैं उनके मन मस्तिष्क में ये क्या है अन्ना प्रथा, ये सवाल तो उठता है, लेकिन उसके विशेष विश्लेषण में हम आपको ले चलेंगे। हम चांद पे जा चुके हैं, मंगल ग्रह से भी हम मिट्टी ला चुके हैं, वैज्ञानिक प्रगति पर हम इतरा रहे हैं, अपने विकास पर हम गहरा रहे हैं, इतरा रहे हैं, इठला रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत गोपाल के देश में आज गायें दर दर की ठोकर खा रही हैं। ठीक है, शासन ने उसके विषय में गौशालाएं खोलने का निर्णय लिया, श्रृंखलाबद्ध गौशालाएं खोली गईं, लेकिन हम उस दुर्दशा से निजात नहीं पा पाए। उसके पीछे बहुत से कारण हैं, उन कारणों पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन अन्ना प्रथा ये क्या है? सीधे से शब्दों में कहें तो अन्ना प्रथा है जानवरों को छुट्टा छोड़ देने की। आज लोगों के पास गायों को बांधने के लिए जगह नहीं है, रहने की दिक्कत है, उनके भूसा रखने की समस्या है, लिहाजा गाय हम पालते हैं, उसका दूध दोह लेते हैं और इसके बाद हम उसको बेवाड़ा छोड़ देते हैं। वो गायें धीरे धीरे भटकती भटकती हरियाली की सुगंध पाकर के खेतों की ओर दौड़ जाती हैं और वहाँ की हरियाली चौपट कर देती हैं। किसानों को इससे बहुत क्षति होती है। बहुत से किसान आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत से किसान इन परिस्थितियों को जब नहीं झेल पाते हैं, अझेल होने के कारण या तो पलायन कर जाते हैं या फिर वो मौत का आलिंगन करते हैं। बहुत कष्टकारक स्थिति उन जगहों पर है जहाँ जहाँ ये अन्ना प्रथा चल रही है। प्रश्न ये कि अन्ना प्रथा पहले नहीं थी, तब हमारी जो जीवन शैली थी वो इस प्रकार की थी कि हम गौपालन को अपना हिस्सा बनाए थे। उनके बैलों की उपयोगिता थी और उस उपयोगिता के फलस्वरूप हम गायों को महत्व देते थे। गायों का महत्व घटा नहीं है। ट्रैक्टर आए खेतों में, केवल हिंदुस्तान में ट्रैक्टर नहीं आए, ट्रैक्टर तो पूरी दुनिया में आए, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो भगवान कृष्ण की पूजा करता है, जो गोपाल की पूजा करता है और गायों की उपेक्षा करता है। ट्रैक्टर आने के बाद जैसे ही बैलों की उपयोगिता घटी, हमने गोवंश को नमस्ते कर दिया। लेकिन फिर भी वो नमस्ते भी आधा नमस्ते है। जब तक वो दूध देगी हम दूध लेने के लिए उसको पकड़ के लाएंगे और दूध लेने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं। वो सब्जी मंडियों में जाके लाठी खाती है, वो खेतों में जाकर के दौड़ाई जाती है। एक इतना उपयोगी जानवर, उसकी ये दुर्दशा, उसके लिए शासन ने खजाना खोला, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई प्रदेशों की सरकारों ने खोला, लेकिन हम वो व्यवस्था नहीं दे पाए जो देनी चाहिए। क्योंकि गौशालाएं, मठ चलाएं, मंदिर चलाएं, कुछ धार्मिक संस्थाएं चलाएं तो शायद ठीक रहेंगी, लेकिन जब हम सरकारी व्यवस्था में गौशालाएं चलाते हैं तो उनकी दुर्दशाएं हो जाती हैं। मित्रों, आज गौशाला की नहीं, गौ अभयारण्य की आवश्यकता है, जहाँ विशाल वन क्षेत्र हो, जहाँ गायें निर्द्वंद होकर के हिंसक पशुओं से और हिंसक मनुष्यों से दूर रहें, और फिर उन गायों का जो उत्पाद है, जंगल में चरने के बाद, जंगल में रहने के बाद जो उत्पाद है, उस उत्पाद का हम मानव के स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगी है, आयुर्वेद में जो बताया गया है, उसका एक स्वच्छता पूर्वक, अनुसंधान पूर्वक, प्रयोगशालाओं के माध्यम से उसको परख करके
जन सामान्य के स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध कराएं। ये बहुत बड़ी सेवा होगी और यह कार्य जन सहयोग भी चाहिए, सरकार की दृष्टि भी इस ओर चाहिए और उसको विघ्न को दूर करने के लिए सरकारी खजाने से धन भी चाहिए। इन सबका जब संयोग होगा तब जाकर के मणिकांचन योग बन करके हम गौ संरक्षण और गौवंश की उपेक्षा से पार पा सकते हैं। हमने अन्ना प्रथा के विषय में कुछ आलेख टाइप का लिखा हुआ है, उसके संदर्भ में कुछ बात करेंगे। दरअसल अन्ना प्रथा जन्म कैसे लेती है? चूंकि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, बुंदेलखंड भी उसमें से एक है, जहां एकल फसल होती है। तो एकल फसल जब रबी की होती है तो रबी की बुवाई के बाद पहले ये परंपरा थी कि लोग अपने जानवरों को बांध लेते थे, लेकिन अब रकबा की जोत घट गई, मकानों में हिस्सा बांट होते हुए एक एक कमरे के मकान बन गए, आंगन समाप्त हो गए, हमारे रहने का संकट आ गया, हम गाय को कहाँ बांधें? एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न आ गया। लिहाजा हमने गाय को जब छुट्टा छोड़ दिया तो जिस समय खेत खाली हैं उस समय गाय जब जाती है तब कोई दिक्कत की बात नहीं। दिक्कत तब होती है जब खेत में फसल लगी होती है, किसान की आशाएं, किसान के सपने उन खेतों में लहलहा रहे होते हैं और उस पर जब जाकर के 100-100, 200-200, 250, 300 गायें जाकर के जब उस फसल को उजाड़ देती हैं, किसान के सपनों को चौपट कर देती हैं, तब वो परिस्थिति बनती है कि लोग सिर धुनते हैं, कृषि से बाय बाय करते हैं, क्षेत्र से पलायन करते हैं, रोजगार की तलाश में भागते हैं, उनके घर खंडहर बनने लगते हैं। बड़ा दर्द है ये क्षेत्र में लोगों का और इस दर्द को निपाटने के लिए जो गौशालाएं बनाई गई, सरकारी शिकंजे में इनको रखा गया है, वहाँ भूसा टाइम से नहीं पहुँचता, पानी नहीं पहुँचता और जो कर्मचारी लोग हैं उससे पलायन करते हुए अपनी जो सेवाएं हैं जो उनको देना चाहिए उससे दूर भाग के रात में जानवरों को छुट्टा छोड़ देते हैं और उस पर सिवाय कलेक्टरों के बयान के, सिवाय नेताओं के बयान के कोई मरहम नहीं लगता। ये दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है महोदय, बंधुओं। अन्ना प्रथा से केवल एक प्रकार का नुकसान नहीं है, केवल किसान की फसल चौपट होती है इतना ही नहीं है, उससे कई प्रकार के नुकसान हैं। यथा बरसात के समय जब गायें इधर उधर फिरती हैं, जाती हैं, उनके खुर से वर्षा नहीं होती, वो जमीन ठोस हो जाती है लेकिन उसमें खुर का निशान बन जाता है। इसके बाद जब पानी बरसता है तो वो उसके खुर के निशान के आसपास की जो मिट्टी ऊपर उठी होती है वो धीरे धीरे बहती है, बह करके वो छोटे छोटे नालों के माध्यम से नदियों में जाकर के समुद्र में जब पहुंचती है तो हमारा समुद्र जिसे अथाह और कहा गया था कोई इसकी तह नहीं पा सकता, उसमें अब अध्ययन आ गए हैं कि प्रतिवर्ष कुछ सेंटीमीटर हम समुद्र के तल को भी पुराव क्षेत्र में परिवर्तित करते जा रहे हैं। गंभीर चिंतन का विषय है। एक तरफ ग्लेशियर पिघलेंगे, एक तरफ समुद्र तालाबों की भांति उथले होंगे, क्या दशा बनेगी, क्या चित्र बनेगा। ये अन्ना प्रथा इसमें बहुत बड़ा सहयोग कर रही है भूमि क्षरण के माध्यम से। भूमि क्षरण अन्ना प्रथा से निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है और यह असर समुद्र की ओर तक जा रहा है, नदियों में जा रहा है, नालों में जा रहा है। फिर कृषि वानिकी, कृषि वानिकी के माने यह है कि हम खेती भी करेंगे और कुछ वृक्षारोपण भी ऐसे करेंगे जो हमारी खेती के लिए सहायक होंगे और हमारी इनकम बढ़ाने में सहायक होंगे। तो वो कृषि वानिकी को गायें विनिष्ट कर देती हैं। अगर वो खाने लायक पेड़ पौधा उसे खा लेंगी, बैठ जाएंगी, वो पेड़ टूट जाएगा। तो कृषि वानिकी से जो हमारे सपने साकार हो सकते हैं कृषि के अतिरिक्त, वो चकनाचूर हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा संकट ये भी है। तीसरा है कि भूमि का बंजीकरण, मतलब क्या कहें, बंजर हो जाता है ना, बंजरीकरण वो हो जाता है। जब वो खेतों को चर लेंगी, खेतों में कुछ बचेगा नहीं, किसान उसकी ओर ध्यान नहीं देगा, काफ़ी सिर पटकने के बावजूद भी उस खेत को उपयोगी नहीं बना पाएगा, तो वो पूरी तरीके से
बंजर की ओर बढ़ेगा, और जब बंजर खेत होगा तो फसलें कहाँ से आएंगी, वनीकरण की क्या स्थिति बनेगी। कृषि वानिकी चौपट हो गई। इसके बाद प्रगतिशीलता को आघात लगता है। बहुत से नए नौजवान जो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी करके आते हैं, उनके सपने होते हैं कि हमने परिवार की खेती को, अपने गांव के मौजे की खेती को बहुत अच्छा समुन्नत करेंगे, लोगों की इनकम बढ़ाएंगे। इन सपनों के साथ जो लोग आते हैं उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि जो अपना सब कुछ बेच के शिक्षार्जन करते हैं कृषि के मामले में, और इसके बाद वो उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, वो अन्ना प्रथा उसको चौपट कर देती है। इसके बाद जब गायें छुट्टा फिरती हैं तो जो पशु नस्ल में सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं होता है। कम उम्र के नटवा, कम उम्र के सांड, बड़ी उम्र की गाय, इन सब का जो संयोजन होता है उससे पशु नस्ल जो सुधरना चाहिए, हम अच्छी उन्नति की ओर आगे बढ़ें, वो भी बिल्कुल विराम लग जाता है उस पर, और बहुत दुबले पतले बछड़े बछियाँ पैदा होती हैं। दूसरे जो जानवर इधर उधर भटक भटक के खाते हैं, उनके वो पेट भी नहीं भर पाते, कहीं पानी नहीं मिलता, मर जाते हैं, दुर्गंधित वातावरण कर देते हैं, पर्यावरण को विनष्ट होता है। ये बहुत बड़ा कष्ट है अन्ना प्रथा से। और जब स्वच्छता नहीं रहेगी, जानवर मरेगा, बदबू आएगी, कुत्ता आएंगे, गीध आएंगे, नोचेंगे, चींथेंगे, कौआ, ये सब करेंगे, इससे क्या होगा कि बीमारियां बढ़ती हैं। जो लोग कृषि कार्य में लगे हैं, उस दुर्गंधित वातावरण में जाने के बाद बीमारियां भी बढ़ती हैं, और उस बीमारियों के बढ़ने से उनके ऊपर आर्थिक बोझ आएगा, उनकी कार्य क्षमता घटेगी। एक बहुत बड़ा अपरोक्ष कष्ट अन्ना प्रथा से, अभिशाप ये हो रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज है, जो बहुत प्रयासों के बाद, आज़ादी के बाद एक हरित क्रांति लाई गई थी, जिससे पैदावार बढ़ी थी, लोगों की आशाएं बढ़ी थी, किसानों की सपने और कल्पनाएं फलीभूत हो रही थीं, उस हरित क्रांति को ये अन्ना प्रथा चकनाचूर कर देती है। किसान मायूस होकर के बैठता है, इलाका छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अन्ना प्रथा पर रोक लगनी चाहिए, और उस रोक लगने के लिए भी कुछ कारगर उपाय हैं। वो कारगर उपाय बिना शासकीय सहयोग के, बिना जन सहयोग के संभव नहीं है। जैसे पहला जो प्रयास है वो है कि पूरे गांव, मौजा जिसे बोलते हैं, पूरा गांव, उसको यदि हम सिंचित कर देते हैं तो पूरी एक जन सहभागिता अन्ना प्रथा को रोकेगी। क्योंकि उसमें वो लोग भी होंगे जो गाय को छोड़ देते हैं, उन पर दबाव बनेगा। अगर सिंचित है, 2 फसल लेते हैं, 3 फसल लेते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था कदाचित यदि बन जाती है तो अन्ना प्रथा पर विराम लगाया जा सकता है। और आवारा पशु, ये जो अन्ना प्रथा है, आवारा पशु ही हैं, गाय है और है, इन पर विराम लगने के लिए बहुत ठोस कानून बनना चाहिए। हमने टैगिंग सिस्टम ला दिया, टैगिंग में हम ये भी टैग कर लें कि ये किसका है, कहाँ पाया जा रहा है, कितने समय ही ये रहेगा, कितने समय नहीं रहेगा, पूरा एक सिस्टम बना के, और कुछ थोड़ा सा जुर्माना उन पर लगाना प्रारंभ करते हैं। यदि हम उस पर जुर्माना लगाना शुरू कर देंगे, उनकी गायों को हम अभ्यारण्य की ओर ले जाएं, प्रशासनिक व्यवस्था से हम गौशालाओं की ओर स्थानांतरित कर दें, गाय पर उनका अधिकार समाप्त कर दें, तो धीरे धीरे इस पर भी कुछ विराम लग सकता है। एक और तरीका है, उससे किसानों की भी आय बढ़ सकती है और अन्ना प्रथा भी रोक सकती है। उद्यानीकरण को हम बढ़ावा दें। उद्यानीकरण बेरोजगारी के लिए भी बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। उद्यानीकरण में अपार संभावनाएं हैं, और उद्यान से जो फसलें आए, उन फसलों को अगर हम प्रसंस्कृत करने के सिस्टम भी आसपास लगा दें छोटे छोटे, और फिर वो प्रसंस्करण को बड़ी कंपनियां खरीद लें, तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क आ जाएगा। और जब उद्यानीकरण हो जाएगी तो उद्यान की रक्षा के लिए लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाएंगे, और उससे भी अन्ना प्रथा पर विराम लग सकता है। और बीमार, दुबले पतले, कमजोर पशुओं से अच्छा है कि हम वैज्ञानिक ढंग से
सरकार और प्रशासन और पशुपालन विभाग सब मिल करके पशु नस्ल सुधार की ओर जाए। और पशु नस्ल सुधार में जो हम इंजेक्शन के माध्यम से गर्भाधान करते हैं वो ना करके हम साँड़ों के माध्यम से देसी गायों का गर्भाधान अगर करें, तब जो नस्ल सुधार होगी वो नस्ल सुधार आपका दूध भी बढ़ाएगी, आपके पशुओं की स्थिति भी ठीक करेगी। और जब आपको दूध से इनकम होगी तब आप उस जानवरों को बांधेंगे, अपने पास रखेंगे, अपने संरक्षण में रखेंगे। वो भी अन्ना प्रथा को रोकने का एक कारगर उपाय हो सकता है। और जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में कि जो कृषि नीति बनाते हैं उनको उसका व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है, और किताबों में पढ़ करके जो ज्ञान अर्जित करते हैं आप, उससे जो लोग कृषि नीति बनाएंगे वो सफल नहीं होगी। तो एक व्यवहारिक कृषि नीति की बहुत आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय संसाधन, स्थानीय भौगोलिक पर्यावरणीय परिस्थितियां, वर्षा की स्थिति, सिंचाई की स्थिति, जल संभरण की क्षमता, मानसून के उपयोग की स्थिति, तमाम चीज़ों को लेकर के जब हम एक समन्वित क्षेत्रवार कृषि नीति को लाएं और उस कृषि नीति के लिए समर्पण की भावना से इस प्रकार के लोग हों जो चाहें कि हमारे देश के किसानों का भला हो, उनको फसलों का लाभ मिले, हमारे उनकी इनकम बढ़े और हमारे पास भयंकर अन्न भंडारण और फल भंडारण, इन प्रकार की स्थितियां हों। जब इन तमाम स्थितियों को हम एक समन्वित रूप देंगे तो हम गोवंश का